नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज मैं हूं नागपुर। नागपुर एक ऐतिहासिक नगरी। नागपुर भोसला की राजधानी। नागपुर विदर्भ, श्री कृष्ण का ससुराल। नागपुर संतों का शहर। नागपुर इस देश का मध्य। नागपुर सीपी बेरार की राजधानी। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी। हाई प्रोफाइल जगह है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री एक समय विदर्भ से हुआ करते थे। नाइक परिवार से 2 फडणवीस। पूरे देश में जिसका नाम गूंजता है, विकास की गाथा जिसके नाम से पढ़ी जाती है, वो गडकरी भी नागपुर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर नागपुर। बहुत सारी चीजें नागपुर में है। नागपुर का जो पूरा विदर्भ का एरिया है, ये महाराष्ट्र के संयुक्त महाराष्ट्र में सीपी बेरार से कट होके आया था। अब नागपुर का विदर्भ का डीएनए जो है वो कांग्रेस का था। सालों कांग्रेस सत्ता में रही महाराष्ट्र में, और उसका जो आधार स्तंभ था वो विदर्भ था। 62 सीटों में से 60 सीटें, कई बार 62 सीटें पूरी का पूरा एन ब्लॉक कांग्रेस को जाता था, और मुंबई में कांग्रेस राज करती थी। बीच में समय थोड़ा बदल गया। सब राजनीतिक दलों ने, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, एमएनएस हो, सब ने अपने अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। बीजेपी ने भी बहुत काम किया, और एक समय ऐसा आया कि ये थोड़ा मिक्स एंड मैच हो गया। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर लोगों ने ऐतिहासिक मैंडेट दिया। 10 लोकसभा सीटों में से 3 एनडीए गठबंधन को गई और 7 इंडिया गठबंधन को। हंगामा हो गया। यदि बीजेपी 242 पे टिकी, 272 का वो मैजिक फिगर भी नहीं टच कर पाई, उसके लिए महाराष्ट्र जिम्मेदार है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार विदर्भ। ये जो 3 सीटें आई बीजेपी की, ये भी कौन सी विदर्भ में? एक गडकरी जी की नागपुर, जो उनकी अपनी सीट है, उनके वजूद से आई। दूसरी अकोला धोत्रे, वो सीट भी इसलिए आई कि प्रकाश आंबेडकर वंचित की तरफ से खड़े थे, 1 लाख से ज्यादा वोट ले गए, इसलिए बीजेपी की लॉटरी लगी। और तीसरी बुल्डाना में उद्धव ठाकरे को सीट, वो एकनाथ शिंदे को मिली। वो उद्धव ठाकरे की गलती थी। सारी दुनिया कहती थी कि ये उम्मीदवार हार जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे जीत पकड़ते तो सांगली जैसी जीत उन्होंने यहां पकड़ ली। वही हारने वाला उम्मीदवार दिया, और किस्मत खुली एकनाथ शिंदे की। इस स्थिति में अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं विदर्भ घूम के आया हूं, लेकिन मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, विकास झाड़े। स्वागत है आपका विकास जी। मेरे मित्र हैं विकास झाड़े, कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं। दिल्ली में लोकमत एडिशन के मुख्य संपादक थे। अब बहुत पेनी नज़र रखते हैं, हर जिले पे उनका कंट्रोल है, क्योंकि काफ़ी समय उन्होंने नागपुर में जब निकाला तो एक नेटवर्क है उनके पास रिपोर्टरों का पूरे विदर्भ में। सब नेता जानते हैं। आजकल एक राष्ट्र महाराष्ट्र पोर्टल चला रहे हैं, जहां मैं भी हूं साथ में। और आज हम बात करेंगे विकास जी से कि क्या लोकसभा और विधानसभा के नतीजे अलग अलग होंगे, या लोकसभा जैसा ही विधानसभा भी देखने को मिलेगा, जहां तक विदर्भ की 10-12 जिलों की बात है। धन्यवाद भाऊ। न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूँ सबको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब लोकसभा की बात आती है, तो लोकसभा में जैसा आपने कहा कि विदर्भ ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, वो सिचुएशन बदली नहीं, लेकिन 2014-2019 में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, और कई सारे नेता बीजेपी में चले गए थे, तो इसलिए थोड़ा डामाडोल स्थिति थी। लेकिन इस साल लोकसभा का ये हुआ कि 400 पार संविधान बदलने के लिए हो रहा, तो इतना बुमरैंग हुआ बीजेपी के लिए। जैसे आपने बताया कि 10 में से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी को आना, ये बहुत बड़ी बात है। इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, अब संविधान का मुद्दा उतना जोश के साथ नहीं रहा है। वो क्योंकि उस समय चला कि राहुल गांधी ने तो पूरा फोकस किया था, लेकिन इस वक्त के मुद्दे भी है। मुद्दे ये है कि महाराष्ट्र सरकार जो 2014 से 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन थी, और बाद में महाविकास आघाड़ी थी, उद्धव ठाकरे जी इधर आ गए थे, और बाद में 2.5 साल, तो ये 7.5 सालों में देवेंद्र फडणवीस और
शिवसेना की सरकार जो है, तो सरकार महाराष्ट्र की और विकास किसका हो रहा है? गुजरात का। यहां के 16 प्रोजेक्ट प्रकल्प महाराष्ट्र के उधर चले गए हैं, गुजरात में लेके गए। नरेंद्र मोदी जी बस सीधा ट्वीट कर देते कि ये प्रकल्प यहां पे होने जा रहा है। अब जो ट्वीट करते हैं तो महाराष्ट्र के नेताओं में इतना दम तो नहीं है कि हमारा कैसा लगे, उन्होंने जाहिर ही कर दिया, तो रोकने की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए लोग बिल्कुल संतप्त है, क्योंकि उनको लगता कि यहाँ के सब प्रकल्प, नागपुर का जो मिहान में होने वाला था टाटा एयरबस का, बहुत बड़ा बूस्ट था, वो बूस्ट था। अरे इसका मरीन पुलिस एकेडमी का जो था, जो सुशील कुमार शिंदे ने लाए थे, और मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब नरेंद्र मोदी जी, तब सरकार इन्हीं की थी, महाराष्ट्र में सरकार इन्हीं थी, लेकिन फाइल वर्क जो चल रहा था नरेंद्र मोदी तब से काम को लगे थे, और ये पूरा प्रशासन आईएएस लॉबी जो है उनको साथ दे रही थी। तो तब से ये चल रहा है, खेला चल रहा है कि यहां से उठा और उधर लेके जाओ। तो इतना बेचारा वो गुजरात राज्य है, तो यहां से तो लोगों को पता चला कि इसमें भाऊ लाखों रोजगार महाराष्ट्र के छिन गए। तो संविधान की बात नहीं है तो भी रोजगार की बात चल रही है कि हमें क्या मिल रहा है, 1,500 रुपए अभी देखे, तो बाकी इसमें तो बढ़ोतरी हुई रही है। लेकिन लोकसभा में जिस तरह से जैसे 7 सीटें, ऐसा लग रहा है कि वो रेशियो जो 10 में से 7 रहे, वो रेशियो तक महाविकास आघाड़ी जा रही है, क्योंकि ये पिछले 5-6 दिनों से पूरा माहौल बदल गया है। इनके पास तो, बीजेपी वालों के पास पैसा है, सब नोटों पे ही चलते हैं सब काम। अब पूछे मत, आपको सब पता है, दिल्ली में आप इतने सालों से हैं, 3 दशक से ज्यादा है, और मैं भी 15-16 साल वहां पे रहा हूं, तो ये तो काम उनके चलते रहते। लेकिन आज की सिचुएशन बदल गई है। आज उन्होंने एक एडवर्टाइज दी, बीजेपी ने, पूरा फुल पेज एडवर्टाइज है। वो एडवर्टाइज में क्या कर रहे हैं, हम कांग्रेस को मत क्यों ना दे, हम क्या करेंगे वो नहीं, उसमें कांग्रेस के तथाकथित कुकर्मों का पाला पड़ा है, कुकर्म का 94 में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? तो इतना खौला गई है वो कि अभी क्या करे, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, ऐसा सिचुएशन है। तो अगर 62 में से मुझे तो भी लगता है आज का सिचुएशन है कि 40+ आराम से जाना ही जाना है। बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हो तुम। हाँ। 40+, 62 से 40+ बचे जाते हैं तो क्या 22 महाविकास आघाड़ी के लिए छोड़ रहे हो आपकी? उसमें भी कुछ बाकी इंडिपेंडेंट नहीं, बच्चू कडू वगैरह लोग हाँ, हैं। ये बात सही कि उसमें जैसे कि बच्चू कडू जैसे लोग हैं, बच्चू कडू क्या करते हैं, जिधर दम उधर हम, तो वो 2 सीटें उनकी रहती है, उनकी 2 सीटें रहती है, लेकिन इस वक्त 2 सीटें नहीं आ रही है। हाँ। वो भी बड़े मुश्किल से बच्चू कडू निकालेंगे, नहीं तो वहां पे कांग्रेस का बंदा आ रहा है चुनकर। जिले वाइज यदि हम देखें, हाँ, जिला वाइज देखेंगे थे तो हम यदि नीचे से ऊपर हाँ। जाते हैं तो यवतमाल पहला जिला आता है। अगर हम यवतमाल का सिचुएशन देखते हैं भाऊ, तो यवतमाल में जैसा हम यहाँ पे महाविकास आघाड़ी शहर में देखते हैं, तो बाला साहब मागलूरकर है कांग्रेस के, और मदन येरावार बीजेपी के हैं। हाँ। तो मदन येरावार जी का हमेशा ऐसा रहा कि एक बार आते दूसरी बार नहीं आते, और वहां के लोग पता नहीं वो जल्दी ये हो जाते कि नहीं, चेंज करते रहो। तो मैं आज ही मेरे पत्रकार दोस्तों से बात कर रहा था और बाकी लोगों से कह रहा था कि नहीं, मदन भाऊ तो गेला, मतलब वहां पे महाविकास आघाड़ी आ रही है यवतमाळ प्रॉपर में महाविकास आघाड़ी आ रही है वहां पर। हाँ। दूसरा दिग्रस की बात यह है कि वहां पे संजय राठौड़ है, जो लगातार आ रहा है, लगातार 5 बार आ रहा है। 60,000 बंजारा वोट है, 80,000 की लीड से आया था। अरे बाप रे, इस वक्त। और बाद में आपने दिशा शालियान, वो जो प्रकरण था, पूजा वाला, सॉरी, हाँ, पूजा वाला प्रकरण, पूजा राठौड़ वाला प्रकरण निकाले थे, तो उसमें भी वो बैकफुट पे चले गए थे, उनको राजीनामा देना पड़ा, वो तो घर में बैठे थे फिर।
फिर एकनाथ शिंदे ने उनको फिर एकनाथ शिंदे ने लाए उनको, बुश दिए, लेकिन वहां पे कांग्रेस के नेता माणिकराव ठाकरे हैं, हेवी वेट है। हेवी वेट है। अब यहाँ पे इनका संजय राठौड़ का आपने जैसे बताया कि उनका जो जातिगत समीकरण करते तो उनके वोट तो है, लेकिन माणिकराव ठाकरे भी कम नहीं, तो ये यहाँ पे फाइट जोरों से हो रही है। माणिकराव ठाकरे के पास कुणबी वोट है, हाँ, उसके पास बंजारा वोट है। उनके पास लेकिन बंजारा है। विकास अभी प्रधानमंत्री आए थे पोहरा हाँ देवी, और वहां पे कुछ करोड़ों का उनने प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया, हाँ। और पोहरा देवी को वहां पे एक एमएलसी दिया, पोहरा देवी के किसी गुरु को। हम्म। तो क्या ये बंजारा समाज पूरा टिल्ट होता हुआ नजर आता है, या फिर बंजारा समाज में भी अभी सरकार के प्रति क्रोध है, संजय के प्रति, संजय राठौड़ के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है? उसमें उसमें ऐसा है भाऊ कि सरकार के प्रति क्रोध तो है, लेकिन संजय राठौड़ का क्या है, वो अपने लोगों से जुड़ा हुआ है बंदा, तो उसकी वोट बैंक जो है वो तो इंटैक्ट है। ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकती वो, बिल्कुल। तो उसमें, लेकिन माणिकराव कितना बूस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन तो माणिकराव के साथ भी प्रॉब्लम हुआ कि वो लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं। हाँ, नहीं चुनाव हारते आ रहे हैं, लेकिन उनको देखिए अभी उनको आंध्र प्रदेश की मैंने जवाबदारी, वही कहा, जो हाँ, आदमी तेलंगाना में चुनाव तेलंग जितवा सकता है, तेलंगाना में, क्या वो अपना चुनाव जितवाएगा? क्या हाँ, तेलंगाना में चुनाव उन्होंने जितवाया, यानी राहुल जी ने उनके ऊपर ये मल्लिकार्जुन ने उनके ऊपर विश्वास रखा और बहुत अच्छे से काम किया। अब उनको कितना साथ मिलता है उधर से वो भी देखने का है, लेकिन आज ये सीट टाइट है। टाइट है, बिल्कुल टाइट है। और क्या है यवतमाळ में? नंतर बाद में है पुसद। हाँ, पुसद में देखो मनोहर नाइक वगैरह, वो जो सुधाकर राव नाइक से जो परंपरा चल रही है, हाँ। तो नाइक लोगों की सीट रही है हमेशा। लेकिन तो इस बार वहां पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। हाँ, एंटी क्योंकि नाइक परिवार के प्रति लोगों की अब जो पहले आस्था थी, क्योंकि मैं भी बीच में गया था, आप गए थे, वो आस्था एकदम कम हो गई है। बिल्कुल। क्योंकि उनका, मनोहर नाइक अभी एकदम वृद्धावस्था में गए हैं, और शायद ही कोई नाइक बचा है जिसका जीवंत संवाद बना होता है लोगों से। अब वो बस बंगले पे पड़े रहते हैं, और वो जो होता है ना राजा महाराजाओं के बच्चे, वैसा वैसा उसी स्टाइल में है। और पुसद शहर में यदि तुम जाओगे तो ताज्जुब लगता है। एक तरफ आप बारामती चलिए, बारामती हमेशा सत्ता का पावर रहा है। महाराष्ट्र में किसी की भी सत्ता हो, बारामती का वजूद रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज बारामती में जाओगे तो आपको लगता है स्वर्ग है, आप किसी भी मुख्यमंत्री के गांव में। लेकिन पुसद आज भी वो गांव है जो हर चीज के लिए तरस रहा है। बिल्कुल तरस रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि वसंतराव नाइक से सुधाकर राव नाइक तक कितने साल जो सत्ता में रहे। सत्ता में इवन उसके बाद भी मनोहर नाइक भी मंत्री रहे। मनोहर नाइक के जो दूसरे थे, एक मुस्लिम बोहरा थे, उनको भी वो भी मंत्री रहे। तो इतना कुछ देने के बाद भी यदि आज शहर की स्थिति वैसी की वैसी है, और सामने एक कैंडिडेट है वो बहुत मजबूत है, मेंदे, वो कोऑपरेटिव बैंक का बिल्कुल बिल्कुल अध्यक्ष रहा है कई सालों से। तो उसका नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। और बिल्कुल, और यहाँ पे जैसे ययाति नाइक है, उनके बेटे हैं मनोहर नाइक के, तो वो भी खड़े हैं, और शरद पवार गुट के भी एक है, तो वही मेंदे शरद पवार मेंदे, तो ये दोनों का जो है, तो मुझे लगता है क्योंकि शहर यदि मेंदे के साथ चला गया फुसद। अब इसमें एक ये भी देखना है भाऊ हमें कि शरद पवार जी के तरफ लोगों का देखने का रवैया बिल्कुल सकारात्मक हो गया है। हाँ, क्योंकि उनका एज फैक्टर देखते हैं, और इस एज में उनको लोग चिढ़ जाते हैं ना, अजित पवार के लिए चिढ़ रहे, क्योंकि जहां जहां पे अजित पवार की सीट रहेगी तो उनको गुस्सा इतना आता है कि जो अपने चाचा को इस उम्र में, जो चाचा का नहीं रहा वो हमारा क्या रहेगा। तो इसमें कितना भी पैसा डालो इन्होंने, तो भी अजित पवार विदर्भ में नहीं चलने वाला बंदा। तो ये सीट पुसद की भी फंसी है। तो पुसद की फंसी है इनकी सीट। और कौन सी सीट है? जैसे उमरखेड़ है, जो वहां पे अभी दोनों बंदे ने एससी राखी हुए, वो कांग्रेस के कामड़े है और बीजेपी के किशन वानखेड़े करके हैं। तो ये दोनों भी प्रशासकीय अधिकारी थे। अच्छा, तो वो भी कांटे की टक्कर मार सकते हैं। वो कांटे की टक्कर, लेकिन वहां पे आज का सिचुएशन है कि कांग्रेस की सीट निकल रही है। चलो, पूरा क्लियर है। अगली सीट आर्नी का यह है कि शिवाजीराव मोगे बड़े नेता है, और उन्होंने इस वक्त स्पष्ट कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उम्र हो गई है, तो मैं बाकी
पार्टी का तो काम करते रहूंगा, लेकिन उनको उनके उनके बेटों को दी गई। वो भी लड़का कई दिनों से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा था वहाँ फील्ड पे। मेहनत कर रहा है। लेकिन बीजेपी का वहां पे राजू तोड़साम करके है बंदा। हम्म, वो उम्मीदवार भी उतना ही अच्छा उतना है। स्ट्रांग है। टक्कर टक्कर की सीट है ये। टक्कर की सीट है। लेकिन जब सिचुएशन जब देखते हैं तो मैंने कई सारे लोगों से बात किया हो कि ये कैसा हो सकता है। तो लोग बोल रहे कि ठीक है, जितेंद्र जो मोगे है हम्म, वो यंग है, सब है, तो उसके बारे में देखने का भी एक पॉजिटिव सोच है लोगों सोच की। है लोगों को। और महा विकास आघाड़ी बीजेपी का। आना ही चाहिए। हाँ। इसका फायदा उसको क्या फायदा होगा? बीजेपी हारनी चाहिए, इसलिए जो लोग हाँ, काम कर रहे हैं वो तो इनडायरेक्टली इसके सपोर्टर हो रहे हैं। इनडायरेक्टली इसके सपोर्ट में है। तो ये सीट निकलने के चांसेस चांसेस बहुत ज्यादा बहुत है ज्यादा है। कि वैसे सीधी सीधी लड़ाई होती ना, ये बीजेपी के बारे में लोग मतदारों में क्रोध नहीं होता, हम्म, तो फिर ये मतदाताओं ने बीजेपी तो का ये सीट कहता था, तो हो गया ये था वैसे। बीजेपी का सीट वो जाने का ये है। रालेगांव में जैसे वसंतराव पुरके है। वसंतराव पुरके लास्ट टाइम शायद 7-8 हजार वोटों से हार गए थे, और इस वक्त उनको बहुत अच्छा है, वो तो क्लियर है सीट, वो सीट क्लियर निकल रही है। पूरी क्लियर सीट है। यानी करीब करीब जब हम देखते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 में से करीब 4 तो सीटें इनकी निकल निकलते हुए रही, दिख रही है दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी की। अगला जिला हम लेंगे वाशिम, पास वाला। वाशिम यानी वो बुल्डाना के इसमें जो आता है, हम्म। तो उसमें भी एक जैसा ये है, मलकापुर है। हाँ, एक वाशिम प्रॉपर भी है एक। हाँ, वाशिम उसमें ही आता होगा, इसमें ही आता है। हम्म। लेकिन बुल्डाना का अपन हम ये करते हैं। अच्छा, बुल्डाना वाशिम साथ में हाँ, ले रहे हो। हाँ। तो मलकापुर जो है, हाँ। उसमें कांग्रेस के जो हेकड़े है वो एज पे है। बिल्कुल एज पे है, और उसमें बीजेपी के चैनसुख संचेती है। लेकिन और वहां पे बदलाव चाहते हैं लोग। 100% बता रहे हैं लोग। अगला। बुल्डाना आता है, तो उसमें ये उबाटा की जयश्री शेलके है, है और शिंदे सेना के दोनों भी, उबाटा और शिंदे सेना, आमने संजय सामने। गायकवाड़ है। तो इसमें फाइट चल रही है। लेकिन वही जैसे एनसीपी में हो रहा है भाऊ, एक दूसरे के काट रहे हैं। हाँ वैसे एक नाथ शिंदे को बीजेपी साथ नहीं दे रही वहां पे। हाँ, एकनाथ शिंदे को बीजेपी साथ नहीं दे रही है। दूसरा, उद्धव जी के तरफ देखने की एक नजरिया बदल गया है। नजरिया बदल गया है। जैसा शरद पवार साहब के तरफ देख रहे हैं, वैसे उद्धव जी के तरफ देख रहे हैं, वो भी एक हो रहा है। सिंदखेड़ राजा जब आता है तो मनोज कायंदे, सिंदखेड़ राजा, ये जीजा माता छत्रपति शिवाजी हाँ, महाराज की जीजा माता जो थी, जीजाबाई, उनका मायका है ये। उसमें मनोज कायंदे अजित पवार गट के हैं। हम्म। उसमें राजेंद्र सिंह जो है शरद पवार शरद गट पवार के गट हैं। के हैं। दोनों की पार्टी। राजेंद्र सिंह ने तो बहुत बहुत अच्छा सीनियर काम आदमी है, किया, सीनियर आदमी है कोविड वो। में भी तो बहुत अच्छा उसने, तो उनको एज दिखता है यहाँ पे। उनका एज दिख रहा है। हाँ। फाइट है, लेकिन एज उनको है। चिखली में राहुल बोंद्रे कांग्रेस के हैं, और बीजेपी की श्वेता महाल है। राहुल बोंद्रे 100% निकल रहे हैं आज के सिचुएशन में, ऐसा बताया जा रहा है। मेकर है शिंदे सेना के संजय रायमुलकर, और खरात करके उबाटा के हैं। तो इसमें वो रायमुलकर ने अपना अच्छा ये जमाया था, उसका एज है वहां पे। उसका एज है। तो एक शिंदे सेना यहाँ पे एक दिख रहा है रेबल कि, रेबल है वहां पे। हाँ हाँ, तो तो वो उसका वोट यदि काटते हैं, मतलब महायुति में प्रॉब्लम ही दिख रहा है मुझे। एनडीए गठबंधन में गठबंधन तो हो गया, बिल्कुल नीचे कार्यकर्ताओं में गठबंधन नहीं हुआ, वो स्प्लिट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बुल्डाना कितनी सीटें होगी टोटल? बुल्डाना की है, और खामगांव है ना, अच्छा, खमगांव। हाँ, दिलीप कुमार सानंदा है, सानंदा। हाँ, कांग्रेस के हैं। लोग तो बोल रहे कि आग पे पट्टी बांध लो, कि सानंद को दे दो। आ रहे हैं। दूसरा आकाश पुणकर है, हाँ। भाजपा के, हाँ। बीजेपी के हैं। तो जलगांव जामोद के संजय कुटे है, हाँ। बीजेपी के, और वानेरे एक बाई है, वो हाँ। कांग्रेस की है। संजय कुटे ने अपना अच्छा जमाया है, नाम है, नाम बड़ा है नाम है। उनका। तो इसमें ये तो कुछ बीजेपी सीटें अपने वजूद की है, जैसे संजय कुटे की है, वजूद की है, सानंद की है। बिल्कुल। तो ये बीजेपी की तरफ जाने का करीब करीब तय है। तय हुआ है। 7 सीटों में करीब 5 इनको
महाविकास चार, आघाड़ी का। एक टप, यानी तो आप चार चा- चार चार 3 का पकड़िए। चार चार हाँ, और बीजेपी को दो दो और एक टप। टफ है। चलो, तो अगला जिला कौन सा ऐसा ले रहे हो तुम? अकोला लेंगे हम। अकोला ले लो। अकोला में, हाँ, अकोला में देखो, रणधीर सावरकर, ये बीजेपी के है, प्रॉपर अकोला। प्रॉपर अकोला। उसमें उबाटा के गोपाल दातकर है। हम्म, तो इसमें अकोला में थोड़ा सा भाऊ सिचुएशन हमेशा अलग अलग दिखती है। 5 सीटें उसमें, तो इसमें बीजेपी निकल निकल सकती है, सकती है। क्योंकि उनका काम भी थोड़ा सा एक अच्छा रहा है। शहर में बीजेपी अकोला में है। हाँ, और हाँ, शहर में अकोला पूर्व और अकोला पश्चिम भी पश्चिम है। में, हाँ। तो अकोला पश्चिम में साजिद खान पठान कांग्रेस के हाँ। है और विजय अग्रवाल बीजेपी के हैं। हम्म, तो इसमें से साजिद खान पठान आ ही रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट ज्यादा है वहाँ पे, मुस्लिम वोट ज्यादा है। और एक एक अट्टा ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, तो एक पूरा ये हो रहा है। बाड़ापुर में नितिन देशमुख के उबाटा के हैं, हम्म, तो वो आ ही रहे। उसके शिंदे सेना के है बड़ीराम शिरस्कार। नहीं तो वो देशमुख का ज्यादा चांस है वहाँ पे। हाँ, देशमुख का ज्यादा चांसेस है। मूर्तिजापुर जैसे है, शरद पवार गुट के डोंगर दिवे है हम्म, और हरीश पिंपड़े भाजप के है। तो मूर्तिजापुर में टफ है। टफ है। वहाँ आज नहीं बता पा रहे कि कौन जीतेगा। अब जो जीतेगा वही सिकंदर। और उसमें अकोट है, प्रकाश भारसाकड़े है हाँ। बीजेपी के, हम्म, और महेश गनगने। मतलब गनगने तो पहले उनके हाँ, ये थे, और नाम था एक जमाने में। नाम था जमाने में। और प्रकाश भारसाकड़े ने अच्छा काम किया है उसमें। तो वहां पे आज का सिचुएशन है 5 में से महाविकास आघाड़ी 2 और महायुति 2, तो ऐसा हम ऐसा, ये और कर एक सकते हैं। टफ में। एक टप में हम उसको रख सकते हैं। हाँ। जैसा उसके कि बाद हम फिर इधर आते हैं, अमरावती के तरफ वर्धा आएंगे। ले लो। अच्छा, अमरावती ले लो हाँ, पहले। हाँ, अकोला अमरावती से ले। अमरावती आएंगे। हाँ। अब अमरावती में जैसे मेलघाट है, हाँ। तो कांग्रेस के जो है डॉक्टर चिमोटे, उनको बहुत अच्छा ये एज है, है। एज है। क्योंकि मेलघाट में मेरे ख्याल से बच्चू कडू का अभी ये एक एरिया है उसका। हाँ एरिया है, अमरावती है तो उनकी उसमें लगता है, उनकी ये है। पकड़ है उसमें। अचलपुर से लगकर है लग के नो, है, हाँ। क्योंकि अचलपुर के बच्चू कडू रहते बच्चू हैं। को। तो उसमें कांग्रेस को आने के, बीजेपी के अभी केवलराम काले लेकिन है। तो बच्चू कडू का बीजेपी को वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना। हाँ, नहीं, ये मेलघाट कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना संभावना ज्यादा है। ज्यादा दिख रही है। अचलपुर, क्योंकि मेलघाट में क्या होता है, धारनी जो है ना, वो आरएसएस का गढ़ है, जड़ है, लेकिन वहाँ आदिवासी भी है। आदिवासी भी है। तो धारनी प्रॉपर अगर देखते हैं हम, तो धारनी का वोट बीजेपी को जाता है। बीजेपी को जाता है, 90% उठ जाते चले हाँ। जाते हैं। लेकिन फिर आदिवासी पाड़े की जितनी भी लेकिन बेल्ट जितना भी है, हाँ, वो अचलपुर वो परतवाड़ा से उधर उधर ये वो सारा उधर फिर का कांग्रेस जो कवर करता है। तो कांग्रेस की तरफ जाता है। अब अचलपुर की बात करते हैं, बबलू देशमुख है कांग्रेस के, और बच्चू कडू। तो इसमें फाइट तो जरूरी होने वाली है। बच्चू कडू का काम भी है ना अपना। बच्चू कडू का काम है, लेकिन बच्चू कडू ने जिस हिसाब से पार्टियों को बदला इधर से उधर, हाँ, उससे डैमेज हो तो गया। इस वक्त है ना, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो 50 करोड़ वाला ठप्पा लग गया। वो 50 करोड़ हाँ, का ठप्पा तो भी जो लगा है। ईमानदार आदमी जो एक शेर जैसा दहाड़ता था हाँ, उसमें, बिल्कुल। तो कई तो बार लगता है आज कि ये भी नकली नहीं शेर तो रहा। नहीं है। तो मुझे आज लोग बोल रहे थे कि अगर बच्चू कडू हार गए तो बड़ी बात नहीं है, तो ये टफ में माने हम। टप में माने, हाँ। यानी हार भी सकते हैं। दूसरा, अमरावती, सुनील देशमुख जो मंत्री थे, हाँ। और सुलभा खोड़के बिल्कुल। अजित दादा गढ़ की है। तो ये सुनील देशमुख तो मंत्री भी रहे और कांग्रेस से बीच में गए थे बीजेपी में, फिर से वापस आ गए। लेकिन उनका एक वजूद है, उनका वजूद है बहुत और एक अच्छा। मुस्लिम तबका भी उनको हाँ, बिल्कुल वोट देता है। अब तिवसा की जब बात करें, हाँ। तो तिवसा में बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। है। यशोमती ताई जो यशोमती है, ताई का तो बिल्कुल वो वे अहेड है उसका, बिल्कुल तो बिल्कुल। घर की सीट हो गई। धामनगांव रेलवे में है, तो जगताप जो है कांग्रेस के, हाँ। अपने क्या नाम है उनका, एकदम याद नहीं। वो तो जगताप जी का, उनका बहुत अच्छा काम है, और वो वहां से। निकालेंगे। हाँ, अब बडनेरा जो है उबाटा के खराटे है, और रवि राणा है। हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है,
रवि राणा ने, देखो उसकी पत्नी भी चुनाव हार गई हार है, गई है। लेकिन रवि राणा ने अभी जोर लगाया है हम्म। और वो अपक्ष करके, अपक्ष हमेशा यानी उनका अपेक्षा ही रहता अपक्ष है। रहता है, तो निकल जाने की संभावना बता रहे हो, हम्म। निकल जा सकते क्या हैं। बीजेपी का वोट ट्रांसफर हो रहा है उनको? वो तभी तो बोल रहे होंगे ना हाँ। कि क्योंकि उन्होंने तो पूरा बीजेपी की इसमें हम्म। सपोर्ट में ये करते हैं, क्योंकि उनके पत्नी को बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, जो चुनाव हारी हो। तो हाँ, एक अभी अभी क्योंकि देखते हैं। बीजेपी में बड़ा विद्रोह था जब उनको लोकसभा का टिकट दिया गया था। वो तो है, क्योंकि देखो पहले शरद पवार जी के साथ थी, उनके सपोर्ट से वो आगे आगे। पूरा इन्होंने किया, और जैसे चुनकर आती है तो मोदी 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 का उन्होंने नाम जपना शुरू कर दिया, इनको गाली देने लगी है। हाँ। तो ये सब होता है ना, हम्म। तो उसमें ये है, लेकिन ये सीट टप में चल रही है हाँ, बडनेरा की, बढ़ने लगी है। तो इसमें बता नहीं सकते। दरियापुर में उबाटा के गजानन लौटे हैं, हम्म। वो आ रहे हैं, आराम से। आराम से आ रहे हैं। मोर्शी है उसमें, हम्म। तो उसमें अजित पवार गट के भुयार है, हम्म। लेकिन और बीजेपी के एक एवलकर दिख रहे, ये वहां पे बहुत ही अलग अलग ये मतलब हुआ है। सभी ने, वहाँ युति है नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें एक अपक्ष कोई आ सकता है, इंडिपेंडेंट आ सकता है वहाँ पे। इंडिपेंडेंट आ सकता है, वैसा सिचुएशन हो सकता है। हम्म। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 में से इसमें भी करीब करीब 5 तो महाविकास आघाड़ी के पास जा रही हाँ, है दो ना, टफ बता रहे हैं आप दो और टप एक इंडिपेंडेंट को बता हाँ, रहे तो हैं। वैसा जा, वर्धा की बात करते हाँ। हैं। अब वर्धा में 4 विधानसभा मतदार संघ है, हाँ। इसमें देखो प्रमोद शेंडे जी थे, हम्म। उपाध्यक्ष रहे हैं और बहुत कांग्रेस के निष्ठावंत रहे हैं वो, तो उनके बेटे ये चौथी बार खड़े हैं। हम्म। लास्ट टाइम सिर्फ 3,500-4,000 वोटों से हार हारे गए, थे। और हमेशा वो इस वक्त देने का विरोध कर रहे थे कुछ लोग हाँ। कि उनको मत दो, हम्म। लेकिन आज का सिचुएशन वही निकल रहे हैं वर्धा से। वर्धा से। वर्धा से वो जैसे लोग क्या सोच रहे हैं कि रामचंद्र राव घंगारे थे, आपने सुना होगा, जो बिल्कुल कॉमरेड थे, बिल्कुल बिल्कुल कि अरे इतने बार तो खड़े हैं, उनको चुनकर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसी चक्कर में वो चुन के आते हैं। हाँ, तो उसमें वर्धा में ये हो रहा है, सिंपैथी है। सिंपत्ति है। हाँ। अब आरवी में क्या हुआ है भाऊ, आरवी में ये जो देवेंद्र फडणवीस जी के पीए जो थे, सुमित वानखेड़े, हम्म। वो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, हम्म। और क्या आरवी में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं था? बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन वो 4-5 साल से काम कर रहा वहां पे, तो गजब। उन्होंने ये दिया। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो सांसद काळे है, हम्म। उन्होंने अपने पत्नी को टिकट दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा ये हो गया था। हम्म। लेकिन शरद पवार जी जब एखादे व्यक्ति को, उनको शरद पवार जी को पता है ये अमर काळे की पत्नी है हम्म। और वो टिकट मांग रहा है, और अनिल देशमुख का भी ये था कि मैं कोई हालत में चुनकर लाता हूं उनको, तो इसमें उनको टिकट दिया गया, और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आएगी। और आज मैंने जब हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बात किया, मैंने बोला अभी तक तो सुमित वानखेड़े चुनकर आएगा, क्योंकि वो अम, अच्छा काम बहुत करता, दिनों सबका से काम काम करता, कर रहा था, बहुत दिनों से काम कर रहा है। मतलब उस मंत्रालय में बैठ के भी हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को सबके, नर्सिंग कर रहा था। और सुमित वानखेड़े ने कभी ये नहीं देखा कि ये अपना बंदा है और ये अपने, जैसे बाकी लोग जैसे गडकरी के पास जाओ या देवेंद्र फडणवीस जी के पास जाओ, तो ठीक है, जब एक पद पे आ जाते तो उनको पार्टी नहीं देखनी पड़ती है, सबका साथ सबका विकास ये उनको करना पड़ता है, तो वैसा इसने सुमित का था। बहुत सारी बहुत सारी इश्यूज है, लेकिन फिर किसानों का इशू सबसे बड़ा है। सोयाबीन, कपास रेट नहीं है। कपास का मुर्द का रेट 5,000 का है, 8,000 की लागत होती है। कपास से किसान त्रस्त है। प्रधानमंत्री ने बोला ज़रूर कि 6,000 रुपये में सोयाबीन खरीदेंगे, लेकिन कौन खरीदेगा ये किसी को पता नहीं। मार्केट में मैं जब किसानों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 41 रुपये में तो मैं बेच के आया हूँ, कौन 6,000 रुपये में ले रहा है? 6,000 रुपये में जब लेंगे तब तक हम तो मर जाएंगे भूखे। तो भैया जो रेट मिलता है हमने दे दिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो एमएसपी है
वो प्राइस तब आप क्लेम कर सकते हो कोई खरीदने वाला सामने आ जाए। ये विदर्भ की दुर्गति है। डेवलपमेंट हुआ नहीं। गडकरी स्वयं कह रहे थे कि बड़ी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, लेकिन आएगी कैसे? बड़ी इंडस्ट्री आती तो गुजरात वाले ले जाते। बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। कांग्रेसी डीएनए का एरिया है, और जिस हिसाब से महायुति यदि यहाँ ग्रेट अच्छी बढ़त लेती है, तो फिर यकीनन मुंबई में महायुति सत्ता में बैठने का बहुत बड़ा रास्ता साफ होता है। लेकिन ये हमारा आकलन था। लगातार हम लोगों से मिलते हैं, विकास भी बहुत जगह भ्रमण किए, लेकिन 11 तौर पे 2 दिन बड़े क्रुशियल है। पैसा कितना चलता है, बाकी चीज़ें बिल्कुल। चुनाव में जो आखिरी जो कत्ल की रात होती है उसमें क्या क्या चलता है। कई बार छोटी मोटी जो टफ सीटें हैं वो कई बार चेंज हो जाती है। कुछ जगह जहाँ लगता है कि हम जीत रहे हैं, वहाँ पे 1000 1500 के लीड से 1500 हार जाते हैं। ये आकलन है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये आकलन है। 23 तारीख को ये पता पड़ेगा कि हम कितने लोगों को समझ पाए और लोग हमको कितना बता पाए। फिलहाल नागपुर से विदा लेते हैं, अभी दिल्ली की ओर चलेंगे और फिर 23 तारीख तक दिल्ली में ही वहीं बैठ के विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद विकास जी आपका। धन्यवाद और ऐसा ही आप 23 तारीख को भी आप हमारे साथ जुड़े बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। और आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।